हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, आज की खंड में हम लोग बात करेंगे DELED फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणितीय क्षमता और संबोधों के विकास पर। तो यहाँ आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न को भी हम देंगे। तो यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप को आगे सीधे हम प्रश्नों पर लेके चलते हैं। तो आज का जो प्रश्न का क्रम बहुविकल्पीय है, उसमें पहला प्रश्न है, पठन के कितने प्रकार हैं? तो सामान्यतः आप देखेंगे तो पठन के आपके दो प्रकार होते हैं। पठन के जो दो प्रकार हैं उनमें एक आपका सस्वर पठन है और दूसरा आपका मौन पठन है। तो सस्वर और मौन पठन, वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, सस्वर पठन की, तो सस्वर पठन में आपके कई भेद निकलते हैं, जिसमें हम कहते हैं आदर्श पठन या वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक, ये प्रमुख रूप से आपके जो सस्वर पठन के खंड आते हैं। और मौन पठन में आपके दो खंड आते हैं, एक आपका गंभीर पठन और दूसरा द्रुत पठन। एक गंभीर और दूसरा द्रुत पठन। तो ये पठन के आपका जो उत्तर होगा वह पठन के दो प्रकार। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उनमें आपका प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं की बात होती है। जब हम लिखित, जैसे आप कौशल की बात करते हैं, तो आपका सुनना से शुरू होता है, सुनना, फिर बच्चे के द्वारा बोलना, फिर पढ़ना, और लास्ट कौशल आपका होता है लिखना। तो ये आपकी किसके बारे में पूछ रहा है? लिखित अभिव्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वह कौन से होंगे? वह 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या होती है। तीसरा प्रश्न आपका है कि पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो यहाँ पर आप जब पठन भाषा शिक्षण की बात हम करते हैं तो हम कोई भी चीज, पहली चीज जब शिक्षण की बात करेंगे तो शिक्षण में मौलिकता का अंश होगा। उसमें आपका शैक्षिक, हम चूंकि जो भी शिक्षा का पाठ करते हैं या शिक्षा की गतिविधि करते हैं, शैक्षिक गतिविधि करते हैं, शिक्षा अर्जन के लिए बच्चों के लिए करते हैं, तो वह सारी चीजें यदि देखें तो उसका जो मूल रूप निकल के आता है कि शिक्षण का जो मूल रूप है, उसका मुख्य रूप वह क्या है? व्यवहारिक। और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो लिखित अभिव्यक्ति अर्थात आपके लेखन से संबंधित लिखित अभिव्यक्ति का हम बात किससे करेंगे? इसका आशय है लेखन से। तो यहाँ आपका लेखन सुंदर होना चाहिए, वचनीय अर्थात जो पढ़ने योग्य हो, लेखनीयता आपकी जो है लेखन की, जो आपकी यांत्रिकता है, यानी राइटिंग के लिए जो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसकी यांत्रिकता भी होनी चाहिए। लेकिन यह सारी चीजों को यदि हम देखें तो वह क्रमबद्धता में समाहित है। वो सुंदर दिखेगा जब क्रमबद्ध होगा। वचनीयता होगी अर्थात पठन करने योग्य होगा, वो आपकी क्रमबद्धता होगी तभी। लेखनीयता भी आपकी क्रमबद्धता से ही दिखाई देगी। जैसे क्रमबद्धता का आशय लेखनीयता के क्रम में, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आपको दो वर्ण के बीच, जैसे मान लीजिए क ल म आपने लिखा, तो अब यहां ये चीज ध्यान देना है कि जब हम कलम लिखते हैं तो इनके मध्य
यानी दो वर्णों के मध्य हम कितनी दूरी रखें, या फिर दूसरा शब्द हम लिखते हैं तो वहां पर हम कितनी बीच में गैप रखें। ये क्या है? ये लेखनीयता की एक यांत्रिकता है जो आपके क्रमबद्धता में समाहित होती है। यहां हम आपको बता दें कि इन्हीं दो वर्णों के बीच में आधे वर्ण की दूरी होनी चाहिए और दो शब्दों के बीच आपके एक वर्ण की दूरी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5, भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो भाषा की इकाई की बात हम करेंगे तो भाषा की इकाइयों को आप चलें तो आप भाषा में ध्वनि की बात हम करेंगे, ध्वनि के बाद हम शब्द की बात करेंगे और शब्द के बाद हम वाक्य की बात करेंगे। तो अब यहां तो मुख्य रूप से ये 3 खंड आते हैं, लेकिन इनके बीच में जब हम ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि के साथ आपका एक खंड जुड़ेगा वर्ण या अक्षर। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, फिर आपका वाक्य और अंत में आपका जो वाक्य के खंड अंतर्गत ही है, लेकिन वह आपका किस में चला जाएगा? वाक्य से आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद की बात के क्रम में हम चलेंगे। तो यहाँ हमारे कुल कितने होते हैं भाषा की इकाइयों के? भाषा की इकाइयों के 5 भेद होते हैं। वहीं हम पद या पदबंध की भी बात करते हैं। वर्ण के भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण के 2 भेद हैं? आपका स्वर है और व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन ये आपके वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या, तो जैसे आप चलेंगे तो यहाँ स्वर और व्यंजन के क्रम में जब हम चलेंगे तो जिन वर्णों को या जिन ध्वनियों को हम बिना किसी अवरोध के उच्चरित कर देते हैं, स्वर में जाते हैं और स्वर की सहायता से जो ध्वनियां बोली जाती हैं उसे हम व्यंजन में या व्यंजन ध्वनि कहते हैं। 7वां प्रश्न आपका, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। तो ये मात्रा यहाँ एक मात्रा होती है, इसमें 2 मात्रा होती है और इसमें 3 मात्रा का प्रयोग। तो यहाँ इसी को उच्चारण काल के आधार पर भी, जैसे यहाँ पूछा है मात्राओं के आधार पर, तो आपका प्रश्न बन सकता है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उसके भी 3 भेद कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे ह्रस्व है तो हम आ, ई, उ, री की बात करेंगे। दीर्घ है तो आ, ई, उ यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के साथ हम आगे जो हमारे संयुक्त हैं वो भी जब हम स्वर उच्चारण काल या मात्राओं की बात करेंगे तो संयुक्त स्वर भी हमारे इसी में आते हैं। तो वो हमारे सभी क्या होंगे? वो दीर्घ स्वर। प्लुत, प्लुत की बात करते हैं जो हम एस शेप में लिखते हैं, जैसे ओम, जहां पर हम ध्वनि को खींचते हैं, वो हमारा क्या है? वो प्लुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहां जब पूछा है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। कहां से कहां तक? व्यंजन वर्ण 33 हैं आपके, का से लेकर हा तक। कैसे 33 हुआ? जब आप क से मां तक की बात करेंगे, का से मां तक, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। और या, रा, ला, वा, या से वा तक की बात करेंगे तो ये आपके क्या हैं? ये आपके अंतस्थ हैं जिनकी संख्या आपकी 4 है। और तीनों श और हा की बात करेंगे तो ये आपके क्या हैं? ये आपके ऊष्मीय या संघर्षीय हैं और इनकी संख्या 4।
तो 25, 4 29, 4 33 यही हमारे मूल 33 व्यंजन वर्ण हैं। 9वां प्रश्न, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं। तो जब हम परस्पर मेल की बात करते हैं तो व्यंजन के परस्पर मेल से ही क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में भी आपके दो खंड होते हैं। जब हम बात किसकी करते हैं, संयुक्त की, तो यहाँ आपका एक द्वित्व व्यंजन आता है और एक आपका व्यंजन गुच्छ आता है। तो अब यहां द्वित्व भी संयुक्त परस्पर मेल से ही बना है, संयुक्त भी मेल से, तो यहां आपका उत्तर क्या होगा, आ और बा दोनों, ये सा जो विकल्प जो है वो आपका उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर जब हम शब्द के भेद की बात करते हैं तो वो वास्तव में देखा जाए स्रोत के आधार पर आपके कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें तद्भव तत्सम दोनों स्रोत के आधार पर आता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर क्या है, आपका उत्तर सा, आ और बा दोनों है, ये आपका उत्तर होगा। यही स्रोत के आधार पर तत्सम और तद्भव आपका लिखा हुआ है। इसके अलावा जो 3 खंड और होते हैं, 3 भेद, देशज, विदेशज और संकर, ये 3 और यानी ये 5 भेद स्रोत और के आधार पर शब्द की बात हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर कहें या कभी कभी इसी को हम कहते हैं विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर इनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी, अर्थात दोनों भेद आ बा दिया हुआ है, तो तीसरा विकल्प आ और बा दोनों, ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि क्या है। तो ध्वन्यात्मक भाषा शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा का मूल जो है, भाषा का मूल जो है वो क्या है, भाषा का मूल ध्वनि है। तो ध्वनि क्या है, वह ध्वन्यात्मक भाषा भी है और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है। भाई हम जो शिक्षा अर्जन करते हैं वो ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बच्चों से अपने ज्ञान का, अपने तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, वह किसमें करते हैं, वह हम ध्वनि के माध्यम से करते हैं। तो भाषा के देखा जाए प्रकृति में तो मुख्यतः आपका 3 रूप आता है। कौन कौन सा, एक आपकी मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। तो यहाँ भाषा भी है और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा, तीसरा विकल्प आ और बा दोनों। 13वें प्रश्न पर देखते हैं, ध्वनि के मूल तत्व हैं सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता और उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के मूल तत्व की बात करें, अगर वह ध्वनि सार्थक नहीं होगी, निरर्थक होगी, तो उस पर आगे चर्चा की ही जरूरत नहीं। सार्थक है लेकिन वह कैसी होनी चाहिए, अस्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। क्यों, अभी हम आप बोलें, जैसे मैं ही आपके लिए बोल रहा हूं, अगर यही प्रश्न को पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा कि ध्वनि के मूल तत्व हैं, अगर यह शुद्ध या अस्पष्ट, अस्पष्ट की बात करें तो हम ये करें ध्वनि के मूल तत्व हैं। अब ये शब्द आपको क्या आप तक बताई गई चीज आपके पास पहुंच रही, नहीं। तो यहां तीनों चीजें होना ध्वनि के मूल तत्व में है, अर्थात आपका प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या है, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी, ये आपके क्या होगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं कि ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं उत्पादन, संवहन और ग्रहण या उपरोक्त सभी। भाई कोई भी चीज जैसे ध्वनि है, साउंड है, हम पहले क्या करेंगे, हम कोई भी चीज है हम पहले सुनेंगे, भाई संवहन होगा,
बोलने वाला अपनी बात को बोला, फिर वो संवहन हुआ, यानी उसका माध्यम, किसी माध्यम से वो संवहित होकर हमारे पास आया, हमने ग्रहण किया और उसके आधार पर फिर हम अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं। तो अर्थात यहाँ तीनों खंड उसके अंतर्गत अपेक्षित ध्वनि के लिए है। तो आपका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी क्या होगा, आपका आंसर होगा। 15वां प्रश्न, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निश्रित ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा में जब हम लोग शिक्षण कर रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख कौकल है, ये यहाँ से ये आपके लंग्स में जाता है, यहाँ से आपका कंठ है, यहाँ से वायु अंदर से बाहर की ओर करते हैं। तो ये आपके कंठ से होते हुए आपकी मूर्धा, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, नासिका, दंत से होते हुए ये क्रम यहाँ आपका जो बनेगा, यहाँ आपका दंत का रूप है, ये नासिका है, तो यहाँ से निकलती है, निश्रित होती है। तो यहाँ मानवों के मुख से जो निश्रित ध्वनि है, अर्थात दूसरा विकल्प, ये हमारा क्या होगा, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। तो अब यहां पे जैसे हमने बताया आपको कि मनुष्य के आपके जो खंड निकलते हैं कंठ से होते हुए, आपके कहां जाएंगे, आपके मूर्धा, तालु, फिर आपकी जिह्वा, आपका दंत। तो ये सारे खंड अगर आप देखें तो यहां से होते हुए, तो अब कौकल तो जो है या जो वाग्यंत्र है वो है ही है, कंठ है और दंत, यानी यह सभी क्या है, उच्चारण में उपयोगी अवयव हैं। तो इन अवयवों के आधार पर हम यहां कहेंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी खंडों में से हमने कौकल, कंठ और दंत तीनों का उपयोग उच्चारण में है, इसलिए चौथा विकल्प ही क्या होगा, हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 17, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण होता है, अग्र, पश्च से लेकर, और फिर ह्रस्व दीर्घ के आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण करते हैं। अर्थात इन दोनों को समाहित करते हुए तीसरा विकल्प सा जो होगा, ये हमारा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। भाई हम जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व दीर्घ की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इसमें दोनों खंड आपका उत्तर है, तो तीसरा विकल्प उत्तर होगा। ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी ह्रस्व में कितने स्वर होते हैं, अभी पूर्व के प्रश्न में हमने बताया कि जो हमारे अ, इ, उ और री, ये क्या हैं, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी है, 4। तो तीसरा विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। 19वां प्रश्न, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं आपके, एक अवृतमुखी होता है और दूसरा वृतमुखी होता है। यानी अवृतमुखी में होता क्या है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें ओष्ठ जो हमारा है वह वृत्तीय यानी गोले के रूप में नहीं हो पाता। जैसे इसके अंतर्गत आप अ, आ, ई, इसमें आप देखिए तो ए, ये इसमें पूर्णतः वृत्ताकार नहीं हो पाता। और वृत्तमुखी में क्या होता है, इसमें मुख जो है
ओष्ठ की स्थिति क्या होती है, वो वृत्ताकार, जैसे उ का उच्चारण आप कर रहे हैं, उ। फिर आप ओ औ, या आप जो ग्रहित शब्द है औ, जैसे डॉक्टर के आगे आप लगाते हैं, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके वृत्त मुखी हैं। तो ये प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है वृत्ताकार स्वर, अर्थात वो वृत्तमुखी की बात कर रहा है, अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी, तो ये दोनों विकल्प हैं। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प आ और बा दोनों, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक, निरनुनासिक। तो अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों उच्चारण के आधार पर होते हैं। तो अनुनासिक क्या है, इसमें हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसमें जो हवा निकलती है मुख और नाक दोनों से निकलती है। निरनुनासिक में हवा किससे निकलती है, इसमें मुख से निकलती है। प्रश्न संख्या 21, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो अब इन चारों विकल्पों में एक ही स्वर है, सा, अ। तीसरा विकल्प आ, तो आ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां प्रश्न को अगर बदलना है, आ के स्थान पर हम कोई दूसरा स्वर लगा दें तो वो भी इसका उत्तर बनेगा। 10 दहाई के योग को कहते हैं, 10 दहाई। तो अब 10 दहाई को के योग को तो आप बिल्कुल जानते हैं, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा आप लिखते हैं। तो यहां इकाई का मान 1 है, दहाई का मान कितना है, 10 है, और सैकड़े का मान इसका 10 है। सैकड़े का मान किसका, दहाई का 10 गुना है। और यहां प्रश्न कहता है कि 10 बार जोड़ने पर दहाई, 10 दहाई का योग आप लिख के 10 10 को आप जोड़ेंगे तो भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप जोड़ेंगे तो शून्य का शून्य, फिर एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 लिखेंगे तो मान 100 आएगा। यहां इस तरह से भी समझ लें, इकाई 1 है, दहाई 10 इकाई के बराबर है, सैकड़ा 10 दहाई के बराबर। क्योंकि जब आप हासिल लेते हैं 100 से दहाई में तो 1 लेते हैं, यहां मान 10 होता है। दहाई से इकाई में हासिल लेते हैं उधार, तो आप क्या करते हैं कि ये 1 इकाई दहाई देता है और 10 इकाई। इस तरह आपका उत्तर पहला क्या होगा, सैकड़ा। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक और चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ छात्रों में कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, ये कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे में कल्पना शक्ति विकसित हो, क्योंकि कवि काल्पनिक होता है। कहा गया है कवि के बारे में कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कल्पना की तो बहुतायत होती है और साथ साथ तार्किक रूप भी रखते हैं। छात्रों में भावनात्मक और चारित्रिक भावना, ये भी सही है, और चरित्र निर्माण में ये सहयोग करता है, ये विकल्प भी सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, चौथा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन। तो तीनों विकल्प आपके नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ 24वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों विकल्प आपके क्या हैं, वो सही हैं। प्रश्न संख्या 25, ख कौन वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो आपका जब वर्ग की बात आप करते हैं व्यंजन में, तो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग के जो 5 वर्ण होते हैं वो आपके का, ख, ग, घा, ग। उसी तरह चा का आपका चलेगा। अब यहां प्रश्न क्या पूछा है, खा। तो खा किस में है, का वर्ग में। यह है आपका खा, का वर्ग में। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा, तीसरा, का वर्ग।
अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, यानी जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं। तो अंग्रेजी में A to Z अगर आप देखें तो 26 लेटर होते हैं। तो दूसरा विकल्प आपका आंसर है। 27वां प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, सॉरी, हाँ, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद की बात करें तो शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी आपका पहला विकल्प सही है। अब वो 4 भेद कौन से होते हैं, आपका अगला प्रश्न इसी प्रश्न से बन सकता है। निम्न में अर्थ की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है या शब्द के भेद में नहीं है। तो अगर चारों हमको मालूम है तो जो नहीं होगा उसी को हम पकड़ लेंगे। तो आपका कौन कौन से शब्द है, आपका एकार्थी है, दूसरा अनेकार्थी है, एक भेद एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा आपका समानार्थी जिसे हम आप पर्यायवाची कहते हैं, और चौथा विपरीतार्थी जिसे हम विलोम शब्द की बात करते हैं, यानी विपरीत अर्थ देने वाला, समान अर्थ देने वाला, अनेक अर्थ देने वाला और एक अर्थ देने वाला। तो यहां एकार्थी से विपरीतार्थी तक ये 4 भेद आपके अर्थ की दृष्टि से शब्द के होते हैं। 28वां प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। जब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की बात करते हैं तो वाक्य 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद कौन से हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद, पुनः एक बार मैं बोल देता हूं, 8 भेद, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 वाक्य के भेद होते हैं। तो यहां चौथा विकल्प हमारा क्या है, उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं। तो प्रयत्न नहीं, यहां की बात हम जब करेंगे तो ये आपका प्रत्यय, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। तो प्रत्यय की बात हम करते हैं तो प्रत्यय हमारा 2 प्रकार का होता है, यानी तीसरा विकल्प कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है यह क्रिया या धातु में लगता है, क्रिया या धातु में लगता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है यह आपके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगता है। यानी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगेगा प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है वो कृत प्रत्यय आएगा। और अंतिम प्रश्न आज का, या, रा, ला, वा व्यंजन है, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या इनमें कोई नहीं, इनमें सभी। तो यहाँ या, रा, ला, वा की बात करेंगे तो ये किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ जो व्यंजन का मूल व्यंजन, जो हमारे मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन का जो खंड है, पहला आपका क्या है, वर्गीय व्यंजन, जिसमें आपके 5 वर्ग आते हैं। का वर्ग से लेकर चा वर्ग होते हुए पा वर्ग तक इनकी संख्या 25 है। फिर दूसरा खंड हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें आपके या, रा, ला, वा आते हैं, इनकी संख्या 4 है। और फिर मूल व्यंजन में तीसरा ऊष्मी या संघर्षी आता है, जिसमें हम तीनों 100 की बात करते हुए हा, ये 4 हैं। और इस तरह मूल व्यंजन की संख्या हमारी कितनी है, 33। तो आज की प्रश्नों में इतना ही, फिर हम मिलते हैं और प्रश्नों के साथ। यहां पुनः एक बार अपने प्यारे बच्चों से कह देता हूं, जो साथी जुड़े हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके परिश्रम और अभ्यास के अलावा कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है।
एक पंक्ति मैं कई बार कह चुका हूं, आज पुनः आपको कह देता हूं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। यानी चंदन से शीतल कोई दूसरी लकड़ी नहीं है, लेकिन अत्यधिक प्रयास करने से उस सबसे शीतल लकड़ी अर्थात चंदन से भी अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो फिर हम आप तो ऊर्जा के स्रोत हैं, भंडार हैं। तो अपनी उस ऊर्जा को सही दिशा और सही क्रम में लगाइए और सफलता आपके हाथ में होगी। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।